नजरादम न्यूज 18 में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलट फेर हुआ है। फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के वजीर आला बन गए हैं। फडणवीस ने महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने फडणवीस और अजित पवार को हलफ दिलाया। अजित पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर हलफ लिया है। राजभवन में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। एनसीपी के अजित पवार ने डिप्टी सीएम के बतौर हलफ लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज सुबह सवेरे की खबर है। फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के वजीर आला बन गए। फडणवीस ने महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने फडणवीस और अजित पवार को हलफ दिलाया। राजभवन में हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। एनसीपी के अजित पवार ने डिप्टी सीएम के बतौर हलफ लिया। हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। अमित, महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर किस तरह से देखा जा रहा है? सुबह सुबह की एक बड़ी खबर। देखिए, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में जिस तरह से ये उलटफेर हुआ है, बिल्कुल चौंका देने वाला उलटफेर है कि देर शाम तक हमने देखा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बैठक चल रही है। कांग्रेस के दिल्ली के नेता अहमद पटेल, वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे लोग मौजूद हैं। बाहर शरद पवार निकलते हैं और कहते हैं कि उद्धव के नाम पर सहमति बन चुकी है। कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे बाहर निकलते हैं। उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि बहुत ही सही दिशा में जो है हमारी बातचीत चल रही है और कल तक जो है संयुक्त पत्रकार परिषद लेकर सारी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। उसके बाद जो है एनसीपी के नेता बाहर निकलते हैं। उनका साफ तौर पे कहना रहता है कि कुछ मुद्दों पे जो है बातचीत कल होगी और कल तक निर्णय ले लिया जाएगा। तो आखिर ये क्या पूरा गेम प्लान था, ये समझने वाली बात है कि रात भर में ऐसा क्या हो गया। बिल्कुल अमित, एक चीज जानना चाहेंगे, क्या ये खेल रात भर का है? सुनियोजित तरीके से जो है निर्णय लिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये खेल रात भर का है? क्योंकि इससे पहले शरद पवार ने पीएम से भी मुलाकात की थी। क्या ये सिलसिला पहले से इस कड़ी को जोड़ के देखा जाए या एकदम रातों रात ये खेल हुआ है? देखिए, अब इस सिलसिले को उस कड़ी से जोड़ना ही पड़ेगा कि जो उस समय आज 40 मिनट से ज्यादा की जो मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच, क्या उस समय इस सारी बातों को तय कर लिया गया था? क्योंकि लेकिन जिस तरह से कल शरद पवार ने कहा कि उद्धव के नाम पे सहमति हुई है और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 20 दिनों से जो है महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, ये तीन ही चीज चल रही थी। तो बीजेपी बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे थे कि हम सिर्फ वेट एंड वॉच की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वसीम भी वसीम, जो ये फैसला हुआ, क्या ये रात भर में हो गया होगा या पहले सारी चीजें जो है सुनियोजित तरीके से चल रही होंगी? देखिए, जिस तरह अजित पवार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, ये एक पूरी प्लानिंग तय है, साफ तौर पे दिखाई दे रही है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, कुछ दिन पहले ही अजित पवार और शरद पवार के बीच में नाराजगी की खबरें साफ तौर पे आई थी। शायद हो सकता है इसका भी एक पहलू है। और सिल्वर ओक से जब वो मीटिंग के लिए पहली बार जब महा विकास अघाड़ी की बैठक होनी थी, उस दौरान अजित पवार निकले थे। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया था कि मैं बारामती जा रहा हूँ। ये जो गुस्सा था साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अजित पवार इस बात पर लगातार जोर दे रहे थे कि बीजेपी के साथ जाया जाए और उनके साथ एक सरकार बनाई जाए तो एक स्थिर सरकार बन सकती है। अब ये फैसला लेना अजित पवार का दिखाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में फूट नजर आ रही है। अब शरद पवार ही इस बात का खुलासा कर पाएंगे कि क्या अजित पवार उनके साथ उनके चर्चा करके गए हैं, इसमें पूरी तरह से सहमति है। जो प्रधानमंत्री जी के साथ शरद पवार की बैठक हुई थी और 40 मिनट में बैठक चली थी, उसमें कई कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र में 3 मंत्री पद दिया जाएगा, राज्य में बड़े मंत्री पद दिए जाएंगे, हो सकता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शरद पवार का नाम आगे डाल जाए। इस तरह की खबरें साफ तौर पर सामने आने लगी थी। लेकिन देर रात तक बैठकों का दौर चलना, दिल्ली के नेता जो खास करके शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई थी, उस दौरान दिल्ली के नेताओं को कांग्रेस के मुंबई तक लेके आना, तो ये अंदाजा जरूर लगाया जाता है, हो सकता है कि अजित पवार का ये अपना आपसी निर्णय हो। अगर ऐसा होगा तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है, खास करके एनसीपी के लिए। इन सारी कवायद के बीच में ये देखा गया कि शरद पवार जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। कांग्रेस शिवसेना के नजदीक नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसे नजदीक लाने वाले शरद पवार थे। शिवसेना को कांग्रेस से जोड़ने के लिए भी शरद पवार थे। तो क्या सचमुच जो है शरद पवार के बारे में जो कहा जाता है कि वो जो करते हैं वो कहते नहीं है और जो कहते हैं वो करते नहीं है? जिस तरह से एक स्थिति बनी है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो बोलते हैं वो करते नहीं है। लेकिन अगर अजित पवार ने अपना निर्णय लिया होगा तो पार्टी के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन जाएंगे एनसीपी के आपसी जो एक इकट्ठा करना लोगों के लिए, क्योंकि पार्टी में पूरी तरह से फूट बन जाएगी। अजित पवार एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके साथ पार्टी की बड़ी होल्ड है और आधे से ज्यादा विधायक उनके समर्थन में होंगे और उनके साथ पार्टी छोड़ सकते हैं अगर शरद पवार की सहमति नहीं हुई तो। अगर शरद पवार की सहमति है तो अब तक दिल्ली के नेताओं से किस तरह से चर्चा करना, क्या
एक क्लाइमेक्स का रूप देना था उन्हें कि देर रात तक बैठक होगी, हम अगले दिन हो सकता है आज के दिन ये बैठक सही तरीके से चलती तो राज्यपाल के सामने जाके सत्ता की दावेदारी कर सकते थे। लेकिन सत्ता की दावेदारी करने से पहले ही सुबह 8 बजे अचानक इस तरह के निर्णय लेना और कहीं ना कहीं चौंका देने वाली बात है। लेकिन इसके लिए देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से तैयार थे, बीजेपी पूरी तरह से तैयार थी। पिछले कुछ दिनों से वेट एंड वॉच की जो स्थिति लगातार वो कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनका होगा, मैं पुनः आऊंगा, इससे लेकर कई बार सोशल मीडिया में मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया, महाराष्ट्र में एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। और अजीत पवार एक नया समीकरण एनसीपी अजीत पवार पे जो मामले दर्ज थे वसीम, सिंचाई घोटाले से लेकर और भी मामले, क्या इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी हो सकती है? लगातार बीजेपी अजीत पवार को निशाना बताते आई। 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, आज तक काम नहीं हुआ, लेकिन ये पैसे कहाँ गए, इसे लेकर दबाव बन रहा था। और कई तरह के हमने देखे केसेस के सामने अजीत पवार को सवाल या निशान भी उठाए गए, हाउस में से मैटर उठाया गया है, कई बार उन्हें जवाब देना लगा। तो आज ना कहीं ये दबाव तंत्र जरूर नजर आ रहा है। हो सकता है अजीत पवार ने इससे बचने के लिए भी इस तरह का निर्णय लिया हो, क्योंकि एक समीकरण साफ तौर पर दिखा रहा है। अगर डिप्टी सीएम की पोस्ट उन्हें चाहिए थी तो ये जो महा विकास अघाड़ी बन रही थी उस दौरान भी अजीत पवार को इसी तरह की पोस्ट दिए जा रहे थे, बड़ा पावर दिया जा रहा था। लेकिन बीजेपी के साथ जाना उनका कहीं ना कहीं एक अलग पहलू दिखाई देता है। अगर इस तरह के पहलुओं से बचना है, खास करके दूसरी इंक्वायरी से बचना है, ये भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है, कैस लगाया जा रहा है। इसीलिए इस तरह के निर्णय अजीत पवार की तरफ से बिल्कुल। जब कांग्रेस और एनसीपी की पहली बैठक हो रही थी महाविकास अघाड़ी को लेकर, मुझे याद है पृथ्वीराज चौहान के ऑफिस में बैठक रखी गई थी और अजीत पवार जो है सिल्वर ओक से बाहर निकलते हैं, बहुत ही गुस्से में रहते हैं। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आज बैठक होगी, उन्होंने कहा मुझे इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई बैठक नहीं होगी, मैं बारामती जा रहा हूं। उसके बाद जब पत्रकारों ने शरद पवार घर पे गए तो शरद पवार ने यह कहा कि शायद उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा। फिर जब पत्रकारों ने कांग्रेस एनसीपी के नेताओं से जो है पूछताछ की, उनका ये कहना था कि मीटिंग है, कोई कैंसिल नहीं हुई। जो शरद पवार के घर से वो गुस्से में निकले थे, शायद ये उसी का रूप है। ये पहले से ही शिवसेना के साथ जाने के फैसले पे अजीत पवार की सहमति जो है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। बिल्कुल। अब शरद पवार का क्या रिएक्शन होगा वसीम? बिल्कुल मन बना लिया। और अमित आपसे जानना चाहेंगे शरद पवार का क्या रिएक्शन होगा? क्या एनसीपी में फूट भी पड़ सकती है? क्योंकि जिस तरह से आनंद फानन में अभी मुंबई वालों ने या महाराष्ट्र वालों ने सुबह नाश्ता भी नहीं किया होगा, सुबह जो पेपर में उन्होंने हेडलाइन पढ़ी होगी वो बिल्कुल अलग पढ़ी होगी कि शिवसेना का चीफ मिनिस्टर होगा वहां पर, लेकिन यहां पर बिल्कुल हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबकी निगाहें इस समय शरद पवार पे। क्या ये शरद पवार की सहमति से हो रहा है? हमने कुछ सालों पहले भी देखा था कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच की दूरियां जो हैं, कई बार जो है खबरें मीडिया में आई। हमने देखा था बीच में कि अपना एक अलग गुट लेके अजीत पवार जो है बाहर भी निकलना चाहते थे एनसीपी से। ये भी दृश्य जो है महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा था और ये बार बार हुआ। कई सारे ऐसे मुद्दों पर वैचारिक मतभेद जो है शरद पवार और अजीत पवार के बीच हमें देखने को मिला। तो क्या यही आपसी मतभेद जो है पवार परिवार में निकलकर सामने आने की वजह इस सरकार में जो है जुटना था अजीत पवार का? ये सबसे बड़ी बात है। क्या सबसे बड़ा सवाल अब खाली ये है कि क्या इसमें शरद पवार की सहमति है? क्या पूरी एनसीपी पार्टी ने समर्थन किया या फिर अजीत पवार जो है अपने गुट, क्योंकि बहुत बड़ा तबका जो है उनका एनसीपी में है, बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, बहुत सारे विधायक उनके साथ हैं। ऐसे में क्या उन विधायकों ने सिर्फ समर्थन दिया है, पार्टी ने समर्थन दिया है? इस पर सबकी निगाहें जो है वो लगातार बनी हुई है। वसीम, जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, एनसीपी के नेताओं से आपकी बातचीत हो रही है, क्या वो बातचीत कर रहे हैं मीडिया से? देखिए, अभी तक वो खुलकर इस बात को नहीं बोल पा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बात को लेकर वो आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस की जो नजदीकियां हैं वो हमने कई बार देखी भी है। इससे पहले पूना में कई तरह के कार्यक्रम हुए हैं। जिस वक्त मोदी जी वहां पहुंचे थे, शरद पवार जी वहां थे, यहाँ पे खुद अजीत पवार मौजूद थे, तो एक काफी मेल मिलाव भी था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से एनसीपी और बीजेपी के बीच में जो दूरियां बढ़ी थी, तो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निशाना भी साध रहे थे। बाकायदा एक बड़ा प्लानिंग किया गया था बीजेपी की तरफ से कि बारामती से, खास करके पुणे इलाके से किसी भी तरह से अजीत पवार को, शरद पवार को राजनीति से बाहर करना, इस तरह के पूरे प्रयास तक कर दिए गए थे। लेकिन अजीत पवार अब इसी चुनाव क्षेत्र जीतते हैं, एक बार फिर सत्ता में आते हैं, उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं ताकत जरूर दिखाई थी। और आज जो आंकड़े हैं, ये राजनीति में कहा जाता है, जो भी
इस राजनीति से जुड़ता है तो कोई स्थायी दुश्मन भी होता है और दोस्त भी नहीं होता। जहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कोई दोस्ती और दुश्मनी यहाँ पे साफ तौर पे नहीं दिखाई दी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बीजेपी चाहती है कि एक स्थिर सरकार बनाने के लिए उनके सहयोगी दल उनके साथ आए, शिवसेना ने उनका साथ छोड़ दिया, तो ऐसे में सत्ता बनाने के लिए एनसीपी का साथ ही सबसे बेहतर साथ उनका दिखाई दे रहा है। देखिए, एक और चीज मुझे याद आई है कि जो वसीम बता रहे थे, बारामती में एक कार्यक्रम था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे स्टेज से कहा था कि आज भी जब मैं किसी भी मसले में अटकता हूं, मुझे अगर किसी भी बारे में जानकारी चाहिए होती है या किसी भी समस्या का हल चाहिए होता है तो मैं शरद राव को फोन करता हूं। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ही बेहतर हैं रिश्ते। मैं आपको बताऊं, इस बार जो चुनाव हुआ विधानसभा का, ये सोचा गया था बीजेपी शिवसेना की तरफ से कि एनसीपी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के पहले एनसीपी के कई कद्दावर नेताओं को जो है बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। उसके बाद ऐन वक्त चुनाव से पहले जो है ईडी का मामला जो है शरद पवार के ऊपर दर्ज हुआ, तो ये कहा जा रहा था शायद पार्टी अब खत्म होने कगार पे। लेकिन जब रिजल्ट आए, नतीजे आए, तो सबसे बड़ी सराहना जो है वो शरद पवार उनकी पार्टी की गई कि शरद पवार ने फिर से अपना चाणक्य दिमाग लगाया और महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया और फिर से 54 सीटें, एक बहुत अच्छा आंकड़ा। जब आप कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी तो ऐसे में 54 सीटें जो लाई एनसीपी ने, निश्चित तौर पर हमें कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आंकड़ा लाया। और इस पूरे चुनाव के नतीजे के बाद जो सबसे ज्यादा सराहना हुई वो हुई एनसीपी की सराहना और शरद पवार की सराहना। ऐसे में अगर एनसीपी बीजेपी को जो है सपोर्ट करती है तो क्या राजनीतिक पर्याय दूसरे निकलते हैं? क्योंकि हमने कल देखा था कि जब एनसीपी और कांग्रेस के जो सहयोगी दल है उनके साथ बैठक हुई तो उस बैठक में एक ही निर्णय लिया गया कि अगर बीजेपी को दूर करना है तो शिवसेना के साथ मिलकर सत्ता स्थापित करनी पड़ेगी। तो आखिरकार ये राजनीति क्या हो गई? सबकी निगाह इस समय शरद पवार पे है कि क्या ये उनका डिसीजन है या ये डिसीजन सिर्फ अजीत पवार का डिसीजन है। वसीम से हम एक और चीज जानकारी हासिल करेंगे। वसीम, जिस तरह से आपसी मतभेद जो है अजीत पवार शरद पवार के बीच लगातार देखने को मिल रहा था और जिस तरह से उस दिन नाराज होकर निकले भी, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि नए राजनीतिक समीकरण जो बना है उसको लेकर महाराष्ट्र की जनता में क्या कुछ आ रहा होगा? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता की बात करें तो अब तक स्थिर सरकार नहीं मिली थी, जिसकी वजह से काफी परेशानियां थी। किसानों के मुद्दे पे, खासकर किसानों की जो समस्या था उसका हल नहीं निकल पा रहा था। कई केंद्रीय जो पथक थे वो यहाँ पहुंचे थे और बाकायदा किसानों की बातों को, उनकी जो समस्या उसके लेकर किसी न तरह से इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थिर सरकार नहीं होने से आम जनता परेशान थी। अब स्थिर सरकार से आम जनता को जरूर राहत मिलेगी। और जहां तक एनसीपी की सवाल है, आपसी मतभेद को लेकर कई बार जो सवालिया निशान उठते रहे कि अजीत पवार पार्टी में सबसे ताकतवर नेता है या सुप्रिया सुले ताकतवर नेता है, आने वाले दिनों में ये पार्टी की भागदौड़ कैसे सौंपी जाएगी कि अजीत पवार अपने हाथ में लेंगे, सुप्रिया सुले, ऐसे कई सवाल बार बार उठते रहे हैं। और दोनों भाई और बहनों को कई बार इस बात का खुलासा भी करना पड़ा कि आपसी मतभेद नहीं है। लेकिन एक गठ ऐसा है जो अजीत पवार के साथ है तो दूसरा सुप्रिया सुले के साथ है और शरद पवार के साथ है। इन्हें एकजुट करके करने की कोशिश अक्सर शरद पवार की तरफ से की गई है। लेकिन अब अगर अजीत पवार इस तरह के डिसीजन लेते हैं जिसमें सहमति शरद पवार की नहीं होगी तो ये पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी, दो खेमों में बढ़ जाएगी। कुछ लोग सुप्रिया सुले शरद पवार के साथ जा सकते हैं और कुछ अजीत पवार के साथ जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया समीकरण जरूर देखने मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्थिर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को और भी प्रयास करने पड़ सकते हैं। आज तो शपथ विधि सीएम और डिप्टी सीएम की हुई है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर यह देखा जाएगा कि अजीत पवार के साथ कौन ऐसे कद्दावर नेता महाराष्ट्र के आते हैं जो शपथ लेते हैं और उन्हें किस तरह के पोर्टफोलियो मिलते हैं। ऐसे भी निर्धारित हो जाएगा कि अब तक की जो बैठकों का दौर चल रहा था उस बैठकों के दौर से कोई हल मिला नहीं। हो सकता है उद्धव ठाकरे इस मामले को लेकर अभी बात करें, शरद पवार से चर्चा करें क्या उनकी राजनीति में इनका सहयोग है। बहुत सारे भी सवाल उठने लगे हैं कि कुछ ही देर हुए 8:05 पर अचानक किसी को बोलकर शपथ लेना ये इजी नहीं है। पूरी जानकारी दी गई थी। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह शपथ हुई है, शपथ के बाद महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। अब पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन हट चुका है क्योंकि महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार बनाने के लिए जो शपथ लेनी थी उस शपथ विधि का कार्यक्रम हो चुका है। इसकी जानकारी देर रात ही राजभवन में दे दी गई थी। देखिए, एक और जानकारी हमारे पास निकल के सामने आ रही थी कि आज जो है दोबारा शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो सकती थी और मौजूदा राजनीति पे चर्चा हो सकती थी। आज का दिन जो है काफी निर्णायक माना जा रहा था कि देर शाम तक तीनों ही पक्ष जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। ऐसे में जो ये खबर आई कि बीजेपी और एनसीपी यानी अजीत पवार ने मिलकर जो है सरकार स्थापित कर दिया है। दोनों ने शपथ ले ली है, सीएम पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ने लिया, अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। ऐसे में कांग्रेस और शिवसेना के खेमे में जो है
है बिल्कुल हलचल सी मच चुकी है। कल ही हमने देखा था कि सभी विधायकों को शिवसेना ने निर्देश दिया था कि सभी एक साथ रहें ताकि टूटने का डर न रहे और जल्द सत्ता स्थापित करने के समय सभी विधायक जो है मुंबई में मौजूद रहे। तो ये सारे विधायक जो है द ललित होटल में जो है मौजूद है, तो सभी लोग जो है टेलीविजन देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। तो ऐसे में सभी पार्टियों में खलबली मच चुकी है। आखिरकार रातों रात ये क्या हो गया, इन सारी चीजों पे अब सबकी निगाहें टिकी है। क्या शरद पवार क्या कुछ कहते हैं, उद्धव ठाकरे क्या बात करते हैं, कांग्रेस नेतृत्व तो आज भी है। कल हम देख रहे थे कि अहमद पटेल जैसे ही बैठक से बाहर निकल रहे थे, मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या कल वहां पर हुकूमत बना ली है। नाज़रीन आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर सियासत का बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहां पर कल रात तक एक अलग तरह की खबर आ रही थी कि शिवसेना वहां पर